दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं कुछ स्टोरी सुनाता हूँ आपको मेरे अटेम्प्ट की। आप ट्राई करिए कि उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए उस स्टोरी के थ्रू। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने एक स्टोरी प्रेजेंट करूँ मेरे सारे अटेम्प्ट्स के थ्रू। जैसे कि मेरा जो भी जितने भी मैंने अटेम्प्ट्स दिए ना, एवरी अटेम्प्ट हैज़ अ स्टोरी। तो मैं उस सारे स्टोरी सुनाने की कोशिश करता हूँ सो दैट आपको अटेम्प्ट ना लगे, आप मेरी गलतियों से सीखो और आप जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर कर लो। ऑल तो मेरे तो क्लियर नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। अब देखो, May 24 का अटेम्प्ट, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जनवरी 22 में मैंने ना मेरे सी इंटर्नशिप से रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद मैंने वो लीव ले लिया था और फिर मैंने प्रॉपरली क्लोज टू 3 मंथ्स घर पे बैठ के मैंने पूरी प्रिपरेशन की थी ग्रुप 1 की। मेरा उस टाइम पे 3 अटेम्प्ट हो चुके थे और मेरा एक भी ग्रुप क्लियर नहीं था, ठीक है। और मैं जॉब भी करने लगा था साइड बाय साइड नवंबर का एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है। तो फिर सीन ये था कि जनवरी 22 को मैंने एग्जैक्टली रिज़ाइन किया था। और द रीज़न बीइंग, मेरे को ये डेट इसलिए याद है क्योंकि जनवरी 22 में अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, ठीक है। तो उस दिन मैंने रिज़ाइन किया था और उस दिन मैंने ना बोला था खुद को कि अपन 3 महीने खूब पढ़ेंगे और ग्रुप 1 तो एटलीस्ट ग्रुप 1 क्लियर करेंगे, या तो ग्रुप 1 क्लियर नहीं भी हुआ तो ट्राई करेंगे कि May 24 के रिजल्ट से, जो कि न्यू अटेम्प्ट भी था, कुछ ना कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे कि जस्ट एग्जामिशन लेके आ गए या मे बी इंटायर ग्रुप ही क्लियर हो गया। तो मैंने 3 महीने पूरा पूरा डेडिकेटली प्रिपरेशन किया था, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मेरे को ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत आती है। लाइक आई जस्ट कांट परफॉर्म इवन दो मेरे सबसे ज़्यादा एफर्ट उसी में लगते हैं और मेरे को रिजल्ट मिलता नहीं है। और थियरी सब्जेक्ट में मैं बहुत कम एफर्ट लगाता हूँ, बट हर अटेम्प्ट में मेरे को बोलते ना, जितना अगर मैंने 40 मार्क्स की प्रिपरेशन भी की है ना तो मेरे को 50 मिल जाते हैं। इस लेवल का मेरा रिलेशन है थियरी और प्रैक्टिकल के साथ। तो फिर लॉ एक थियरी था, जीएसटी एक थियरी है, उसके बाद डीटी प्योर प्रैक्टिकल एंड अकाउंटेंसी प्योर प्रैक्टिकल। डीटी भी थोड़ा सा थियरी है बट जीएसटी बोलते ना उसको हाथ कंट्रोल कर लेता है। तो अब सुनो, मैंने जैन 22 से एकदम घर पे बैठ के एकदम पूरी प्रिपरेशन करना शुरू की थी। मैंने पूरा 3 महीने के प्रिपरेशन फेज में डेली 10 से 12 घंटे में आई यूज टू स्टडी पूरा पूरा पूरा। पर मैं पढ़ता क्या था वो सुनो। इनिशियली मैंने शुरू किया था लॉ प्लस डीटी से, ठीक है। लॉ को मैंने बोलते ना, मैंने ये करना शुरू किया। मैंने अपने आप को बोल दिया कि अपन लॉ पे एम्फेसाइज नहीं करेंगे क्योंकि अपना लॉ हो जाएगा कैसे भी। तो मैंने क्या किया था मालूम है, मैंने ना ऐसे डेट्स लिख दिए थे सारे कैलेंडर में डेट्स, और आई यूज टू बी लाइक कि मैं बस रोज लॉ को 2 घंटे 3 घंटे बस इतना पढ़ूंगा और इतना पढ़ के और कुछ नहीं, जस्ट प्योर रीडिंग। मैं उसमें कुछ लेक्चर कुछ नहीं देखता था क्योंकि मुझे उसमें ज़रूरत भी नहीं थी। आई यूज टू थिंक लाइक दैट। और मैं हर्ष गुप्ता सर के जो चार्ट नोट्स है ना, मैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करता रहता था और यही मैंने किया था पूरे जनवरी 22 से लेके आई थिंक मई 7 या 6 को लॉ का पेपर था। तब तक तो मैंने नहीं पढ़ा था, मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ। बट हाँ, मैंने कंसिस्टेंटली लॉ को डेली पढ़ा था और डीटी पढ़ना शुरू कर दिया था। डीटी के विवित्सु के सारे कंपाइलर सॉल्व कर लिए थे मैंने, जीएसटी पूरी प्रिपेयर कर ली थी। और ठीक है, ये सब करते करते ना जनवरी फरवरी मार्च पूरा, मतलब मार्च 20 तक मैं आ चुका था और मेरा इतना सिलेबस हो चुका था अच्छे से, ठीक है। बट ना मैं सही बताऊँ ना, मैंने जैसे बताया आपको कि मेरा प्रैक्टिकल जो है ना बहुत ही वीक पॉइंट है। तो जैसे जो भी वीक सब्जेक्ट होता है ना, आप बहुत उसको प्रोकेस्टिनेट करते हो। प्रोकेस्टिनेट इसलिए नहीं करते कि आप करना चाहते हो, आप प्रोकेस्टिनेट इसलिए करते हो क्योंकि आपको डर लगता है उस सब्जेक्ट से, आप उस डर को फेस नहीं करना चाहते। और ये चीज़ ना उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ नहीं हो रही थी कि अगर मैं बस एक दिन बैठ के हिम्मत दिखा के बस अमालगमेशन कंसोलिडेशन या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे थोड़ा भी पढ़ लेता तो आई थिंक रिजल्ट कुछ और होता। बट सुनते जाइए, स्टोरी को सुनते जाइए। तो फिर मैं कैसे कैसे ना एक हफ्ते में अगर मैंने टारगेट रखता था कि मेरे को 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खत्म करने हैं, तो मैं 6 क्या, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आधा पोर्शन भी नहीं कंप्लीट कर पाता था। और जो टाइम होता था ना, जैसे कि मैंने आज एडवांस अकाउंट्स को लेट सपोज बोला है कि मेरे को 4 घंटे पढ़ने, तो मैंने वो 4 घंटे तो पढ़े नहीं एडवांस अकाउंट्स में। क्या करता था, 2 घंटे लॉ पढ़ता था और लॉ का टाइम एक्सटेंड करके 6 घंटे लॉ पढ़ लेता था क्योंकि थियरी मेरे को बहुत पसंद थी। तो मैं वो और पढ़ने लगता था और उसके बाद अपने डीटी और जीएसटी सॉल्व करता था, ठीक है। तो मैं सोचता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट वो बहुत गलत तरीके से मैं कर रहा था। तो ऐसे ऐसे करते 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 अप्रैल आ गया, ठीक है। और मैंने ना एडवांस अकाउंटेंसी का बहुत सारा सिलेबस मेरा बचा हुआ था। ऑल द मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, मेरे को बस रिवीजन करनी थी, ठीक है।
बट मेरा मॉड्यूल 3 मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छा था। मॉड्यूल 3 में मेरे को ना ब्रांच अकाउंटिंग मैंने नहीं किया हुआ था, और जो सच है मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग उस चीज़ों से रिलेट कर पाए, ठीक है? मैं कोई रैंकर नहीं हूँ, मेरे को कहीं रैंक नहीं है, और मेरे को तो ऑलरेडी इतने सारे अटेम्प्ट लगे, तो मैं वही चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएँ। मैं चीज़ों को बोलते हैं ना मसाला मिक्स करने की कोशिश नहीं करता। तो अब सुनो, मेरा ना ब्रांच अकाउंटिंग मैंने अभी आज तक नहीं किया, और मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है, तो उस टाइम पे भी मैंने नहीं किया था। मैंने अमालगमेशन कंसोलिडेशन में से कुछ नहीं करा हुआ था उस टाइम तक, और मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड मेरे को इनडायरेक्ट मेथड मेरे को नहीं आता था। डायरेक्ट मेथड आता था, और इतना ही सिलेबस मेरा कंप्लीट था। नहीं हुआ था, सॉरी, इतना ही सिलेबस मेरा नहीं हुआ था, बाकी रेस्ट ऑफ तो सारे सिलेबस हो चुके थे, ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हो गया था। नए-नए 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंट्रोड्यूस किए थे मई 24 अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिकली, वो सारे भी मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। अब मेरा सिलेबस बचा है इतना सा ही है। मतलब जैसे अमालगमेशन और कंसोलिडेशन में से अगर आपको एक चैप्टर भी आता है ना, तो भी आपका काम बन जाता है एग्जाम में। ब्रांच अकाउंटिंग 6 मार्क्स का आता है, अगर आप उसको छोड़ के भी गए ना, तो भी आपका काम बन जाता है, ठीक है? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेरे को इनडायरेक्ट मेथड नहीं आता, अगर आप वो भी छोड़ देना, जो कि 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का आ सकता है, तो भी आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। जो कि अब मुझे रियलाइज़ होता है, उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी मेरे को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे थे। तो हुआ क्या कि मैंने पढ़ता गया। अब जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे ना, ये अप्रैल का महीना चल रहा था, मेरा ना डर बढ़ता जा रहा था, डर बढ़ता जा रहा था एडवांस अकाउंट्स के रिलेवेंट, ठीक है? बट ना मैं पढ़ता रहा, थोड़ा-थोड़ा अप्रैल में एडवांस अकाउंट्स का टाइम बढ़ाने की मैं कोशिश करता था कि मैं चलो 4 घंटे ही पढ़ लूँ, 5 घंटे ही पढ़ लूँ, 6 घंटे ही पढ़ लूँ। बट ना एंड में आते-आते मेरे को एग्ज़ैक्ट याद है, 21 अप्रैल से मैंने ना पढ़ना बंद कर दिया था। सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने 21 अप्रैल से पढ़ना बंद कर दिया था, और उस टाइम तक मेरे को ना लॉ का मेरा अच्छा रिवीजन हो गया था। आई थिंक 2-3 रिवीजन हो चुका था। एडवांस अकाउंट्स का ये सारे चैप्टर्स मेरे पेंडिंग थे। जीएसटी का और डीटी का। जीएसटी में मेरा कैपिटल गेन्स नहीं हुआ था, पीजीबीपी मेरा हो गया था, बट मेरे को टोटल इनकम के क्वेश्चंस की कोई प्रैक्टिस नहीं थी, जो 15 मार्क्स का आता था। और टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न फाइलिंग, बाकी के रेस्ट ऑफ द सिलेबस जो थे ना, मेरे को अच्छे से आते थे। सैलरी के मेरे को बोलते ना, वो सारे सैलरी का चैप्टर आता था, देख देख के मैं सॉल्व कर सकता था, बट मेरे को याद नहीं था सैलरी का चैप्टर। ये मेरा डायरेक्ट टैक्स में पोजीशन था, और जीएसटी मेरे को पूरा आता था एक्सेप्ट एग्जाम्शन, ठीक है? अब ये मेरी पोजीशन थी 21 अप्रैल को, और तब मैंने क्विट कर दिया था। इन द सेंस कि मैं अपने आप को कह दिया था, और एग्ज़ाम जो था ना, वो 4 मई से शुरू होने वाला था, 4 या 3 मई को, और मैं 15 दिन पहले ही मैं क्विट करके एकदम आराम से बैठ गया था, और तब मेरा यूट्यूब चैनल में से कुछ नहीं था, ठीक है? तो मैं एकदम रिलैक्स होके बैठ गया, ठीक है? मतलब मैं सोच लिया था कि मेरा मेरा नहीं होने वाला, और ये मेरे अटेम्प्ट्स की कहानी है, और ऐसा ना लोग करते हैं, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, पहली चीज़ तो ये कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे होते हैं। दूसरी चीज़ तो ये, आपका मल्टीपल अटेम्प्ट्स की वजह से ना आपका विल पावर और ओवरथिंकिंग का जो लेवल है ना, विल पावर कम होता है, ओवरथिंकिंग का लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ ना आपको ना बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएँगे कि आप ना पूरे लीव पीरियड के दौरान, मतलब कि अगर 9 मंथ का सी इंटर होता है ना, तो वो 8 महीने पूरा पढ़ेंगे, बट लास्ट के 10, 15, 20 दिन जब प्रेशर बहुत इमेंस होता है ना, तब वो लोग क्विट करके एकदम बैठ जाएंगे कि अब मेरा नहीं होने वाला है, अब एग्जाम मुझसे क्लियर नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आराम से, बोलते ना, स्लोली एंड स्टेडीली एकदम अभी से पढ़ेंगे सितंबर अटेम्प्ट के लिए, जैन अटेम्प्ट के लिए, या मई अटेम्प्ट के लिए, और आराम से एग्जाम से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले पूरा एकदम प्रिपरेशन करके बैठ जाएंगे कि हाँ, मैं एकदम प्रिपेयर्ड हूँ एग्जाम के लिए, और अब दो मुझे क्वेश्चन पेपर। बट द पॉइंट इज कि आप ये सिचुएशन कभी ला ही नहीं सकते। ये चीज़ उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ नहीं थी, अब रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है? तो मैं 21 अप्रैल को पूरा क्विट करके बैठ गया था। अब एग्ज़ाम आता है, ठीक है? और मैं बता रहा हूँ, मैं सच जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। एडवांस अकाउंट्स का पहला पेपर था, मैंने कुछ रिवीजन नहीं किया, मैं कुछ नहीं, बस मैं पेपर देने चला गया था, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता था मैं फेल होने वाला हूँ। मैं गया, बट मैं उधर जाके 3 घंटे अपना मस्त अपना पेपर लिखा, क्योंकि देखो, जब आपके अंदर आपको पता है ना आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, तब आपको डर नहीं लगता। जब आप मेहनत करते हैं ना, जब आप एकदम बोलते हैं ना, आप डरे हुए रहते हैं ना, तब आप, जब जो अनसर्टेनिटी रहती है ना, जैसे कि आप मेहनत करते हैं, तब आपको डर लगता है। जब आपने क्विट कर दिया होता है ना, आपने मन में हार मान ली होती है ना, तब आपको डर नहीं लगता, ठीक है? तो मैं तो एकदम बिंदास जाता था एग्ज़ाम में। मैंने एडवांस अकाउंट्स का पेपर दिया। लॉ के पेपर में मैं सच बताऊँ ना,
तो मैंने रिवीजन किया हुआ था, बट इतना डिटेल में नहीं किया हुआ था। क्लोज टू 4 से 5 घंटे मैंने हर्ष गुप्ता सर की चार्ट बुक बस बोलते ना गो थ्रू कर ली थी। उसके बाद देखो लॉ का पेपर हो गया, फिर डीटी और जीएसटी के पेपर में मैं उसके भी लिए भी मैं बता दूं कि मैंने डीटी का जो पेपर था ना थोड़ा बहुत रिवीजन किया था, थोड़ा बहुत लाइक थोड़ा सा, और जीएसटी थोड़ा सा ज़्यादा किया हुआ था, बट इतना डिटेल में नहीं किया हुआ था जितना 1.5 डेज को यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मतलब बोलते ना 4-5 घंटे पढ़ के मैं चला गया था, बट वो एक बोलते ना एकदम सेंसेशन के साथ कि एकदम पढ़ना है 14-15 घंटे जो भी मिले हैं, वैसा नहीं किया था मैंने। अब आता है रिजल्ट डे। अब मैं आपको एग्जैक्ट रिजल्ट बताता हूँ जो कि मेरे को अभी तक याद है, क्योंकि मेरे अंदर ना उतना रिग्रेट भरा हुआ उस अटेम्प्ट का। मेरे को पहली चीज़ तो ये, मेरा लॉ का पेपर एग्जाम्प्ट हो चुका था। अब समझो, लॉ का पेपर मेरा एग्जाम्प्ट हो चुका था, और ऑल दो मैंने लॉ को ना पिछले 15 दिन से रिवाइज नहीं किया था। 21 अप्रैल को मैंने लास्ट टाइम रिवाइज किया था, 6 तारीख को मेरा पेपर था, बीच में मैंने एक बार भी रिवीजन नहीं किया था। बस वो 4-5 घंटे 1.5 डेज बिफोर द एग्जाम हर्ष गुप्ता सर की चार्ट बुक देख के मैं चला गया था। ऑल दो मैंने इसके बावजूद भी मैंने एग्जामिशन स्कोर किया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग का अभी पेपर आने वाला है ना, आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिए, आपको सब कुछ याद आएगा, सब कुछ, कीवर्ड्स, हेडिंग, सब कुछ। अगर आपने इस शिद्दत से मेहनत की है ना, आप 1.5 डेज अच्छे से रिवाइज करिए। ऑडिट का पेपर हो, लॉ का पेपर हो, या फॉर्मुलेज का कोई पेपर हो, एडवांस अकाउंटिंग का, सब कुछ याद आता है, सब कुछ याद आता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको कुछ याद नहीं आएगा, सब याद आएगा। थ्योरी के पेपर के लिए बहुत लोग बच्चे डरे होते हैं, तो ये चीज़ मैं बता दूँ। उसके बाद देखो लॉ में मेरे को 61 आया था, ठीक है। टैक्स में अब सुनो, गिव अप करने का एक और रीज़न था कि देखो एडवांस अकाउंट्स में तो ऑलरेडी वीक हूँ, मैं नहीं होने वाला पास। और एक और रीज़न ये था कि मैं ये सोचता था कि देखो एडवांस अकाउंट्स में तो वैसे भी फेल हो रहा हूँ, अब ऑलरेडी टैक्स का पेपर टफ आने ही वाला है, जो कि बोलते ना ये तो लिखित है कि टैक्स का पेपर टफ आता ही आता है। तो ये भी एक रीज़न था कि टैक्स का पेपर टफ आएगा। बट मई 24 का टैक्स का पेपर इजी आया था, सितंबर 24 में टैक्स का पेपर बहुत टफ आ गया था, ठीक है। तो टैक्स का पेपर मैंने कुछ रिवीजन नहीं किया था, डीटी जीएसटी थोड़ा बहुत देख के गया था। और आप समझने की कोशिश करिए, टोटल इनकम मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। जय मई अटेम्प्ट में कैपिटल गेन मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को पीजीबीपी आता था। मतलब पीजीबीपी के बारे में मुझे नॉलेज थी, मैंने बोलते ना थियरीज अच्छे से पढ़ा हुआ था। और रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस और रिटर्न फाइलिंग, ये मेरे को आता था। जीएसटी मेरे को अच्छे से आता था एक्सेप्ट एग्जाम्पशन। इतना करके मैं गया था और मैंने पेपर इजी आया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट 45 मार्क्स स्कोर किया था। अब टोटल हो जाते हैं 106। अब आते हैं एडवांस अकाउंट्स के पेपर में, विच इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट। मेरा स्कोर था 29, जो कि टोटल बनता है 135, ठीक है, 150 चाहिए होते हैं। एडवांस अकाउंट्स में मेरा 29 आया था। अब मैं आपको बता दूं, अब अगर मैं 21 अप्रैल को थोड़ी सी हिम्मत दिखाया होता, थोड़ा बोलते ना मेंटली, सारा गेम ना लास्ट के दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि आप लोगों का चल रहा है। अभी जब एग्जाम का फेज शुरू हो जाएगा, और जब ये पिछले 10 दिन जो आपके गए, 10-15-20 दिन, इस दिन में ना आपको मेंटली स्ट्रांग रहना होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कैसे भी बच्चे हैं, गधे हैं, एवरेज हैं, इंटेलिजेंट है, कैसे भी हों। क्योंकि समझने की कोशिश करिए, सीए एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, सीए एक प्रोफेशनल एग्जाम है। यहाँ पे ना माइंडसेट आपको स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। माइंडसेट अगर आपका खराब है ना, आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, चाहे आप कितने भी होशियार बच्चे हों। आपकी लाइफ में 10th 12th सीए फाउंडेशन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया हो, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये रियलाइजेशन होता है अभी जब एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, कि 21 अप्रैल को मैंने थोड़ी सी एफर्ट दिखाई होती और मैंने सोचा होता कि कुछ नहीं यार, अमालगमेशन या कंसोलिडेशन में कोई एक चैप्टर कर लूँ, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड कर, कैश फ्लो का कर लूँ, थोड़ा सा हिम्मत दिखा के 1-2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अच्छे से कर लूँ, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लूँ, तो मेरा बोलते हैं ना 10 मार्क्स बन जाता है। क्योंकि अपने को पता है अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एक क्वेश्चन अपने को करना ही है, कंपल्सरी आएंगे, दोनों क्वेश्चन करना एक होता है, ठीक है। तो मेरे को दोनों ही नहीं आते थे, बट अगर मैं वो 15 दिनों में थोड़ी सी हिम्मत दिखा के, अगर बोलते ना माइंडसेट स्ट्रांग होता मेरा, तो जो अभी है उस टाइम पे नहीं था, तो मैं बोलते ना अमालगमेशन या कंसोलिडेशन में कोई एक चीज़ कर लेता, तो शायद मेरा आज एग्ज़ाम उसी मई 24 में ही क्लियर हो जाता, जो कि हुआ सितंबर 24 में। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि प्लीज़ अभी जो है ना, मैं कैमरा एंगल चेंज कर देता हूँ। अब तुम लोग ना जल्दी से कंक्लूजन सुन लो। ये 15 मिनट जो मैंने इतना सारा स्टोरी बताया, उसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, ओवर कॉन्फिडेंस चलेगा क्या सी एग्ज़ाम में? बिल्कुल चलेगा। अगर आपने प्रिपरेशन की है ना, अगर आपने मेहनत की है ना, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, प्लीज़ बी ओवर कॉन्फिडेंट।
अगर आपने मेहनत की है ना तो प्लीज़ प्लीज़ बी ओवर कॉन्फिडेंट। मैं मेहनत करता था, मैं मानता हूँ, बट मैं क्या करता था, मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहता था हमेशा हमेशा कि ये अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से ही मैंने गिव अप करता था। ठीक है, तो अगर आपने मेहनत की है ना तो आप अंडर कॉन्फिडेंट रहिए, बड़ी बड़ी फेंकिए, ऑल इन रैंक आपका ही आने वाला है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट इज वे बेटर देन अंडर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट रहिए, आपका एग्जाम क्लियर होगा। थियरी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है या कुछ भी याद नहीं हो पा रहा है, रिटेन नहीं हो पा रहा है, रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत, कोई डरने वाली बात नहीं है। 1.5 डेज पहले चीज़ों को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने 70% भी सिलेबस किया है ना किसी सब्जेक्ट का, 70% या 75%, आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए। अगर आपने 70-75% अच्छे से किया है ना, ढंग से, इतना भी नहीं कह रहा हूँ कि बोलते ना, अगर आपने उस 70% सिलेबस में अगर आप 80% की भी एक्यूरेसी रखते हैं ना, आप आराम से वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्लियर करके निकल जाएंगे, तो उसमें आराम से आपको 40 मिल जाएंगे। बाकी के रेस्ट ऑफ द 2 सब्जेक्ट में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो ठीक है। तो अगर आपका कोई भी एक पेपर थोड़ा सा ना ऊपर नीचे है तो टेंशन मत लीजिए, अगर आपने उसको अच्छे से कवर किया है ना, 60-70% भी सिलेबस, तो भी आप पास हो जाएंगे। ठीक है, वो भरोसा अपने आप पे प्लीज़ प्लीज़ रखिए। मैं नहीं रखता था, आपको रखने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी क्या हुआ ना, सितंबर के जो अटेम्प्ट था ना, उसमें लॉ का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आया था, लाइक बहुत 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 ज़्यादा टफ। तो बच्चे ना लॉ के पेपर से डरे हुए कि यार लॉ का पेपर कैसे आएगा। लेट मी टेल यू, वो वंस इन अ ब्लू मून वाला अटेम्प्ट था। आप अपनी फैकल्टी से पूछ लीजिए या किसी से भी पूछ लीजिए, बोलते ना वंस इन अ ब्लू मून टाइप वाला अटेम्प्ट था लॉ के लिए। अदरवाइज एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, मैं तो कब से अटेम्प्ट दे रहा हूँ यार, लॉ का पेपर टफ नहीं आता, जनरली नहीं आता। पेपर हमेशा लॉ का पेपर एवरेज ही आता है, ये रूल है। ठीक है, तो लॉ का पेपर टारगेट नहीं करेंगे। अगर उनको टारगेट करना रहेगा ना तो डेफिनेटली एडवांस अकाउंट्स या तो टैक्सेशन करेंगे। तो प्लीज़ प्रे करना कि एडवांस अकाउंट से टारगेट करें, टैक्सेशन टारगेट करते तो बहुत मुश्किल होता है पास करना। और ये चीज़ दिमाग में बिठा के रखिए, एक सब्जेक्ट आपको मेंटली तोड़ेगा, बट आपको हार नहीं माननी है। अगर आप एंड तक लड़ाई लड़ेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। और ना मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना अब आपको किसी भी फैकल्टी का मैराथन वैराथन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप उनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे ना, सारे सीए के जो भी आपके पास फैकल्टी के रहेंगे ना, तो बेटर रहेगा आपके लिए। आपको वैसे भी पता है कि आपकी कौन सी फैकल्टी कब मैराथन, लाइव मैराथन लेने वाली है, या आपको पता है ना कि कौन सा यूट्यूब वीडियो आने वाला है किसी फैकल्टी का, सुपर 50, सुपर 100। तो उस टाइम पे सर्च करके चले जाना उनके चैनल पे, अदरवाइज अभी मत करिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। रीजन बिंग, आप क्या होगा, आप एग्जाम दे के आएंगे, वो फैकल्टी क्या करेगा, व्यूज के चक्कर में एमसीक्यूज के सोल्यूशन बताएगा, आप चेक करेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं रोक पाता था। तो वो नहीं चाहिए मुझे कि आप देखें, तो वो चेक मत करो, प्लीज़ मत करो मेरे भाई, बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ता है नेक्स्ट पेपर में। तो वो मैंने एडवांस अकाउंट्स के पेपर में किया था, मेरे 14 बन रहे थे, मेरा लॉ का पेपर बर्बाद हो चुका था एमसीक्यूज। सो डोंट डू दैट। तो प्लीज़ आप आंसर चेकिंग करना एग्जाम के बाद, लास्ट पेपर के बाद बिंदास चेक करो। ठीक है, अपने आप को ऑल इंडिया रैंक 1 कंसिडर कर देना आफ्टर द एग्जाम, बट ड्यूरिंग द एग्जाम्स आप ये सारी चीज़ें ना करें। उसके बाद ट्राई करिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ना 100% पेपर अटेंड नहीं होता, सबसे मोस्टली नहीं होता है। 85 मार्क्स का पेपर अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ लेके आइए। मैंने 80 मार्क्स का एडवांस अकाउंट्स का पेपर अटेंड किया था। मैंने टैक्सेशन का पेपर सिर्फ आई थिंक 75 मार्क्स का अटेंड किया था, स्टिल आई वॉज एबल टू स्कोर 67। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से ट्राई मत करिए अचीव करने का 100 मार्क्स की एक्यूरेसी, पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होता, टाइम ही नहीं बचता। बट हाँ, थ्योरी सब्जेक्ट में डेफिनेटली चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉ में मैंने पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेंड किया था। तो आप थ्योरी सब्जेक्ट के लिए ट्राई करिए स्टार्टिंग से। अगर आपने बोलते ना अच्छे से राइटिंग बनाने की कोशिश नहीं की और आपने पेपर को अटेंड करने की कोशिश की, तो आपका पेपर अच्छे से अटेंड हो जाएगा पूरा 100 मार्क्स का। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान में रखिए। उसके बाद जाओ एग्ज़ाम दे के आओ, मैं तो हूँ ही। और बता देना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। और हाँ, अब से वीडियो आती रहेगी। बीच में थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो गया था आप लोगों की कमेंट्स की वजह से, बट हाँ, अब वीडियोस आती रहेंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप एंड तक देखें हैं तो फिर आप क्या कमेंट करेंगे? कमेंट से कुछ होता नहीं है, बस कुछ भी इमोजी सेंड कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।